नमस्कार विद्यार्थियों, श्री राम पीजी महाविद्यालय 17 आरबी रायसीनगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कड़ेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास बता दूं कौन सी क्लास है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। बीए सेकेंड ईयर की बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। एक बात नोट करना, बीए सेकेंड ईयर प्लस में जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं, बीएड जो हमारी बीए सिंपल जो बीए है, बीए सेकेंड ईयर के जो हैं विद्यार्थी वो प्लस में बीए बीएड के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी जो सेकंड बुक है मानव भूगोल वो हम कल से शुरू करेंगे। आज सिर्फ हम बीए सेकेंड ईयर की राजस्थान भूगोल पे चर्चा करेंगे। कल एक क्लास और शुरू होगी जिसमें हम बात करेंगे मानव भूगोल की बुक के ऊपर या पेपर पर ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पेपर है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी हमारी चल रही है और राजस्थान की ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी जो है, राजस्थान का भूगोल है वो एक सिर्फ और सिर्फ बीए की क्लास में है, बाकी बीए बीएड में नहीं है या एमए भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो भूगोल है सिर्फ बीए सेकेंड ईयर की सेकंड बुक है वो हमारी जो चल रही है। आगे हम बात करते हैं। देखिए राजस्थान के भूगोल में जो हम बात कर रहे थे, कल हमने अरावली पर्वतमाला को, राजस्थान के भौतिक भाग में अरावली पर्वतमाला को पूरा कर लिया है। कल हमने अरावली पर्वतमाला को पूरा कर लिया है। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक विभाग शुरू कर रहे हैं। और भौतिक विभाग के अंदर हम शुरू कर रहे हैं। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने 2 कंप्लीट कर लिए कल। आज हम तीसरा शुरू कर रहे हैं। 2 हमने कंप्लीट कौन सा कर लिया? एक तो हमने कर लिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक हमारा हो गया अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ये हमने अच्छे तरीके से कर लिया है, अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं, आज जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा है पूर्वी मैदान। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का। तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी मैदान पर। तो विद्यार्थियों हेडिंग लगाओ पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान पर बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी मैदान, सबसे पहले बात करते हैं मैदान क्या होते हैं? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, जो जलोढ़ पदार्थ होते हैं नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए, उनको क्या करते हैं नदियाँ जमा कर देती है और परती दर एक परत बिछा देती है। उपजाऊ मिट्टी होती है, बिल्कुल प्लेन ढाल जो इनका होता है बहुत ही मंद होता है। और यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है, समतल भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं मैदान कहते हैं। ठीक है। और राजस्थान के ये पूर्वी भाग में है। कल हमने ये बताया था ये हमारी क्या है अरावली पर्वतमाला है। ये हमारी क्या है अरावली पर्वतमाला है। अरावली है। और अरावली के पश्चिम में क्या था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। और ये हमारा 1 नंबर था। 2 नंबर कल हमने अरावली कर ली। आज जो हमारा है वो 3 नंबर शुरू हो रहा है। ये जो है ये पूर्वी मैदान है। क्या है? पूर्वी मैदान। ये हमारा पूर्वी मैदान है। तो हमने पूर्वी मैदान को शुरू करना है आज। पूर्वी मैदान सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए इस मैदान के बनने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो नदियों का है। किसका है? नदियों का। नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर मुख्य जो है जैसे चंबल बेसिन, बनास बेसिन
और माही बेसिन के महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जाता है कि अरावली के जो पूर्वी भाग से अरावली से निकलती है, अरावली को जल विभाजक रेखा कहा गया है, अरावली को जल विभाजक रेखा कहा गया है। ये आदि नदियां इधर बहती है और इधर बहुत ही कम एकमात्र लूणी नदी बहती है, तो अधिकांश नदियां इधर बहती है, जिसके कारण क्या होता है, पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। हम बात करते हैं पूर्वी मैदान का। पूर्वी जो मैदान है वो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग रखता है। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100% है तो पूर्वी मैदान के अंदर कितने परसेंट हिस्सा आता है, 23% हिस्सा आता है। और राजस्थान के पूर्वी मैदान में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग आता है, जबकि राजस्थान की कुल जनसंख्या का यहाँ 39% भाग निवास करता है। 39% भाग क्या करता है, निवास करता है। राजस्थान की जनसंख्या, पूरी जो जनसंख्या वो 100% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो क्या है, 100% है। और 100% में से मैंने बताया था 40% कहाँ निवास करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। 60% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है ये 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। ये जो पूर्वी मैदान है ये तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। एक तैतीस सागर का राजस्थान का भौतिक विभाग ये था, और एक ये हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था ये भी किसका अवशेष है, तैतीस सागर का था। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान जो है वो 33 सागर के अवशेष हैं। आगे जो हम बात करते हैं, आगे इसका ढाल जो है, इसका ढाल है पूर्व की ओर, ढाल है इसका, ढाल क्या है, पूर्व की ओर। देखिए यहाँ नदियाँ जो है, अधिकांश नदियाँ हैं वो ऐसे ही बहती है, ऐसे ही बहती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लेकिन एक जो चंबल नदी है वो उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्य ढाल है, मैदान का जो मुख्य ढाल है वो कैसे, पूर्व की ओर है। आगे हम बात करते हैं, इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है। विस्तार की अगर बात करें, इसके विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार है ये अरावली के पूर्व से हाड़ौती प्रदेश की पश्चिमी सीमा तक, ठीक है। इसका क्या है, विस्तार क्या है, अरावली के पूर्व में है इसका विस्तार। और यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा जो होती है वो होती है 50 से 90 सेंटीमीटर, 50 से 90 सेंटीमीटर। जो मिट्टी है यहाँ पर, आपको पहले बार बार बता दिया, मिट्टी तो है, जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर। मिट्टी जो है वो क्या है, जलोढ़ है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ जो मुख्य फसल है गेहूं, जौ और चावल है। मुख्य फसल गेहूं, जौ और चावल है, चावल, ये यहाँ की क्या आ गई, मुख्य फसल आ गई। जबकि इसकी जलवायु है, जलवायु आर्द्र है, आर्द्र, ठीक है। इसकी जलवायु क्या थी, उप आर्द्र थी। इसकी जलवायु क्या थी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की 2 प्रकार की जलवायु थी, एक आर्द्र शुष्क थी और एक शुष्क थी। लेकिन मरुस्थल की पूछ ले आपसे
तो आप शुष्क जलवायु बताना, शुष्क जलवायु। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जलवायु है इसकी आर्द्र है। देखिए इसमें कौन कौन से मुख्य जिले आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि वो पूर्वी मैदान है, उसका जो भाग है 23% भाग है और 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका विस्तार अरावली के पूर्व से लेकर हाड़ौती की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। 50 से 90 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। मिट्टी जो है वो जलोढ़ है और इसकी जो बनावट में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो चंबल, माही और बनास नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके द्वारा ये बनी है। और बनास की मुख्य जो सहायक नदी है उसका भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम बात करते हैं जिले कि कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। जिले, तो जिलों में देखिए जिले कौन कौन से आते हैं। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, इसके बाद में है बूंदी, दौसा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और कुछ भाग जो है वो दौसा का भी है, टोंक भी है, टोंक, दौसा आ गया, दौसा, टोंक रह गया, टोंक, अलवर, ये मुख्य जिले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भरतपुर है, जयपुर है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर रह गया, जयपुर। ठीक है, तो ये लगभग सारे जिले आ जाते हैं। 4 जिले छोड़ देना आप, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, बाकी लगभग सारे लिख देना। ठीक है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये मुख्य जिले आते हैं। और इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 जिले हैं। मुख्य क्या है? 12 जिले। कुल कितने जिले हैं? कुल जिले 12 हैं। 12 जिलों में पूर्वी मैदान फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं 12 जिलों में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, प्राचीन काल में गंगा यमुना नदियों द्वारा यहाँ पर इस मैदान का निर्माण माना जाता है। वनस्पति जो है वो पतझड़ी है, नीम और धोपड़ा। ठीक है, यहाँ की जो वनस्पति जो है वो पतझड़ी वनस्पति है, पतझड़ी वनस्पति है। इसमें जो प्रमुख है नीम और धोकड़ा है, धोकड़ा के पेड़ है, नीम और धोकड़ा के पेड़ है। वनस्पति जो है पतझड़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं, यह भौतिक प्रदेश राजस्थान का खदानों का कटोरा कहलाता है। अगर आपसे पूछे कौन सा भौतिक प्रदेश खदानों का कटोरा है तो पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो है वो खदानों का कटोरा है। लेकिन जिला पूछ ले, जिला तो श्री गंगानगर अन्न का कटोरा है। भौतिक प्रदेश पूछे तो पूर्वी मैदान और जिला पूछे तो श्री गंगानगर। ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। अगर आपसे अन्न का कटोरा जिला पूछ ले, कौन सा जिला अन्न का कटोरा है तो श्री गंगानगर, और आपसे पूछ ले कौन सा भौतिक प्रदेश अन्न का कटोरा है तो वो पूर्वी मैदान है। आगे हम बात करते हैं
देखिए सर्वाधिक उद्योग धंधे यहीं लगे हुए हैं और सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो क्षेत्र वाला यही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। आगे बात करते हैं। देखिए इस जो भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, उसका अपने विस्तार से कर लेते हैं। देखिए जिस प्रकार हम बात करते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। बनास बेसिन का अर्थ था बनास तथा बनास की मुख्य सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनता है जो लोड पदार्थों का, तो वो बनास बेसिन हो गया। चंबल और चंबल की जो सहायक नदियों का जो पूर्वी मैदान के अंदर मैदान बनता है वो चंबल बेसिन हो गया। और माही की जो सहायक नदी है वो एक अपने जो होता है वो माही बेसिन कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं बनास बेसिन की। बनास बेसिन, देखिए बनास जो नदी है वन की आशा कहलाती है। बनास जो नदी है इसकी में मुख्य नदी क्या है? बनास नदी है। तो बनास जो है बनास, ठीक है। और इसके अंदर एक इसकी बनास की सहायक नदी है बाण गंगा। बाण जो गंगा नदी है, बाण गंगा नदी, ये महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदी है, ठीक है। लेकिन बनास और बाण गंगा नदी जो है इसका जो महत्वपूर्ण मैदान के अंदर योगदान माना जाता है। बनास व बाण गंगा नदी का मैदान, बनास व बाण गंगा व इसकी सहायक नदियों के द्वारा माना जाता है। क्षेत्र में क्या आता है? क्षेत्र है बाण गंगा का जो है वो है जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर। बाण गंगा तो आ गया जयपुर, दौसा और भरतपुर, भरतपुर आ गया। और बनास का आ गया भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये 6 जिले आ गए, ठीक है। तो 6 जिले हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर तो आ गए बाणगंगा नदी का, और भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर आ गए बनास नदी का, ठीक है। तो बनास का जो उद्गम होता है वो भीलवाड़ा से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बनास प्रवाह क्षेत्र की मिट्टी जो है वो भूरी और मिट्टी है। यहाँ पर घास पाई जाती है। बनास के अंदर एक घास है विशेष प्रकार की जिसे खस घास कहते हैं। और खस बनास के अंदर एक विशेष, बनास का जो ये मूल क्षेत्र है इसमें एक घास है, घास, ठीक है, घास है जिसका नाम है खस घास है। ये जो इत्तर माने जो अपने बात कह सकते हैं सेंट, जो हम बॉडी पे लगाने के लिए काम में आता है, खुशबू वाला जो होता है, तो इत्तर तैयार किया जाता है खस घास से, ठीक है। सुगंधित जो होता है उसको तैयार किया जाता है। इसके बाद में देखिए बनास जो है, बनास जो भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, ठीक है, वो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में होता है। इसके बाद मालपुरा करौली का मैदान है। मालपुरा क्या है? करौली का मैदान है। यह बनास नदी के उत्तर पूर्वी भाग में है। और मेवाड़ का जो मैदान है इसका दक्षिणी भाग है। इसके बाद है चंबल नदी। देखिए मित्रों, अगर जब हम आपको राजस्थान की नदियां कराएंगे तो इसका पूरे का पूरा डिटेल कराएंगे। अभी सिर्फ हम भौतिक विभाग कर रहे हैं, नदी नहीं कर रहे कि कहाँ से नदी निकली, कितनी लंबाई है, कौन सी सहायक नदी है, इसके बारे में, क्योंकि हम तो एक भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, धरातल की बनावट की बात कर रहे हैं। तो बनास और बनास के साथ बाणगंगा नदी का जो मैदान है उसे अपने शामिल किया है पूर्वी मैदान के अंदर।
दूसरी बात करेंगे, अगर हम नदियों को लेके बैठ गए तो नदियाँ बहुत लंबी चली जाएगी। नदियों वाला जो टॉपिक होगा उसी में हम नदियों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं बनास बेसिन, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण होता है। इसमें कोटा, चंबल बेसिन में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, ठीक है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये जो क्षेत्र है वो चंबल नदी के द्वारा चंबल बेसिन से बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं चंबल बेसिन। ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी में आपने बैडलैंड ऑफ टोपोग्राफी नाम सुना होगा। बैडलैंड एंड टोपोग्राफी जो है, इसको हम कहते हैं उत्खाद भूमि। उत्खाद भूमि माने बीहड़ भूमि होती है, बीहड़ भूमि होती है। नदियों के आसपास अपर्दन के द्वारा नालीनुमा अपर्दन करती है, वहाँ बीहड़ भूमि होती है। इस नालीनुमा अपर्दन में बहुत बड़ी बड़ी घासें उग जाती है, जो चोरों और लुटेरों के लिए एक अपने कह सकते हैं शरण स्थली का काम करती है। तो ये जो होती है वो उत्खाद भूमि और बीहड़ भूमि के नाम से जानी जाती है, जिसको इंग्लिश में बैडलैंड एंड टोपोग्राफी कहते हैं, और ये चंबल नदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं बीहड़ भूमि जो है, बीहड़ ये उबड़ खाबड़ और कटा फटा क्षेत्र होता है, और सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है ये धौलपुर में है। डांग जो क्षेत्र है बीहड़ के दक्षिण में है, अनियमित पहाड़ियाँ होती है, उसको कहते हैं। सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो करौली में है। चंबल बेसिन अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम शुरू करते हैं माही बेसिन। माही जो बेसिन है, जैसे हम राजस्थान को, ये राजस्थान बनाया और राजस्थान के ये यहाँ आके यहाँ प्रवेश करती है, ठीक है, फिर ये ऐसे आके डूंगरपुर से होके ऐसे निकल जाती है। तो ये जो क्षेत्र है हम कह सकते हैं दक्षिणी, जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है उसके अंदर जो मैदान का हिस्सा आता है वो माही नदी के बेसिन है। और माही नदी में आपको पता है माही, सोम और जाखम नदी आपस में मिलती है। एक जाखम नदी आती है, इधर से सोम नदी आती है, और यहाँ पर डूंगरपुर के बनेश्वर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो नदियों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम माही मैदान के बारे में बात करते हैं। तो माही जो है, माही व माही की सहायक नदियों के द्वारा मैदान बनता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखिए ये है हमारा बांसवाड़ा, और ये हमारा प्रतापगढ़, और ये हमारा डूंगरपुर, ठीक है। तो ये जो पूरे का पूरा मैदान है वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। आगे हम बात करते हैं 56 का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 नदी नालों के कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। कांठल का मैदान है प्रतापगढ़ में जाखम और माही नदी के संगम पर। बागड़ का मैदान है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही और सोम के मिलन को कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है हमारा, तो ये आज हमारा पूर्वी मैदान कंप्लीट हो गया। आगे हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है दक्षिणी पूर्वी। चौथा हमारा राजस्थान का भौतिक भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको अपने कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश इसको कहते हैं। देखिए यहां जो हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्र का
6.89% हिस्सा आता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो राजस्थान का जो क्षेत्र आता है वो 6.89% आता है और राजस्थान के यहाँ कुल 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है वो 11% निवास करती है, लेकिन राजस्थान का कुल क्षेत्र है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 6.89% हिस्सा आता है। सबसे छोटा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, सर्वाधिक नदियों वाला ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। और यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो राजा हाड़ा के कारण जिसका प्रदेश पड़ा, हाड़ौती का प्रदेश पड़ा है। आगे इसमें बात करते हैं, ये जो अवशेष है, ये जो अवशेष है इसका, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसके बाद हम बात करते हैं, गोंडवाना लैंड का अवशेष है और इस क्षेत्र में इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोजा, बाबूवाड़ा, पूरा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। आपको पता है कि जो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बारा, ठीक है, झालावाड़, बूंदी। इसके साथ आप 3 जिले और लिख लेना, सवाई माधोपुर के साथ आप करौली और करौली के साथ आप धौलपुर। ये जो ऊपर वाले 3 जिले हैं ये भी लिख लेना, धौलपुर। तो ये हमारे जो 3 जिले हैं ये प्लस में 4 वो, ठीक है। तो 7 जिले टोटल हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी भूमि में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं 7 जिले। कुल जिले 7 हैं, कुल जिले 7 जिले आते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो आते हैं वो कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी आते हैं हाड़ौती प्रदेश के अंदर। आगे हम बात करते हैं हाड़ौती, यहाँ की मुख्य भाषा है। यहाँ पर जो है काली मिट्टी प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है, काली मिट्टी। कपास के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। तो यहाँ पर काली मिट्टी है, ज्वालामुखी के कारण है। और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टानों के कारण यहाँ पर काली मिट्टी है, बेसाल्ट चट्टान है ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ। यहाँ जो मुख्य फसल है वो कपास, गन्ना और संतरा है। जलवायु है जो अति आर्द्र जलवायु है, वर्षा होती है लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। यह मालवा का पठार का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ पे नदियाँ चंबल, पार्वती, काली सिंध और परवन, ठीक है। तो ये प्रमुख है, यहाँ पर कई नदियाँ हैं। इसके बाद इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है विंध्यन कागार भूमि, एक है विंध्यन कागार भूमि, और दूसरी जो है जिसको कहते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। विंध्यन कागार भूमि और दक्कन का पठार। तो आगे हम इसको 2 भागों में बांट देंगे, विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन का पठार। विंध्यन जो कंगार भूमि है ये जो हमारा बात कह सकते हैं ये जो हम जैसे राजस्थान को ये बनाते हैं और राजस्थान का ये जो हिस्सा है, ये है विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि। इसके बाद ये जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया है इसे कहते हैं दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है। हाड़ौती का पठार या दक्कन का पठार हो गया। तो ये इसका उत्तरी भाग है, विंध्यन का गार है, और ये हाड़ौती का पठार है, ये दक्कन का पठार आ गया, दक्कन का पठार। तो इसमें कुछ कॉमन विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। विंध्यन जो कागार भूमि है इसका निर्माण बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से होता है। बलुआ व चूना पत्थर से होता है, जबकि इसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से लावा के द्वारा होता है, ठीक है। विंध्यन कागार भूमि का जो निर्माण होता है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से होता है, जबकि
दक्कन के पठार का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी और लावा से होता है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे धौलपुर में लाल पत्थर है, सवाई माधोपुर में गुलाबी पत्थर है, कोटा के अंदर कोटा स्टोन है, और इसके अंदर जो चंबल और बनास नदी है। ज्वालामुखी द्वारा लावा से बना हुआ जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। जैसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं झालावाड़ के अंदर, इसके अंदर हाड़ौती क्षेत्र में कोटा झालावाड़ के अंदर। और मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियों की आकृति है वो अर्धचंद्राकार आकृति है, मिट्टी काली है, उपजाऊ अधिक होने के कारण यहाँ पे कपास, गन्ना, सोयाबीन, धनिया, संतरा आदि बोया जाता है। तो हमने विंध्यन कगार भूमि के अंदर बताया कि बलुआ पत्थर के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पर विशेष प्रकार के पत्थर निकाले जाते हैं, जैसे लाल पत्थर धौलपुर में निकाला जाता है। ये जो है ये ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ है। तो आज हम राजस्थान का भौतिकी विभाग को हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम राजस्थान की जलवायु लेके आएंगे और कल हम राजस्थान की जलवायु के विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।